हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, किसी कारणवश आज मैं लाइव नहीं आया, डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एड्स के। टीचिंग एड्स का मतलब होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री। मतलब इसमें वो सारी के सारे साधन, वो सारी की सारी सामग्री आती हैं जो हमें शिक्षण के दौरान उपयोग में ली जाती हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है। तो अब जो ये शिक्षण सहायक सामग्री थी उसको 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। एक होता है श्रव्य सहायक सामग्री, एक होता है दृश्य सहायक सामग्री, और एक होता है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। देखो, ये ऐसा टॉपिक है जो हम हमारे खुद से अपनी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो इसमें वैसे सोचोगे तो ज़्यादा याद करने की दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक भी नहीं है, बिल्कुल अपनी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है ये। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रव्य सहायक सामग्री। तो नाम से पता चल रहा है श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना। तो वो समस्त साधन आएंगे इसमें जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया को सुनने में बेहतर बनाते हैं। मतलब जिनका हम सुनने के लिए उपयोग करते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे माइक भी हो सकता है, एयरफोन भी हो सकता है। एक तो आप नॉर्मली तरीके से मेरी आवाज़ सुनो, और एक माइक के द्वारा सुनो, तो उसमें या फिर एयरफोन का यूज करके। तो वो सारे साधन जो हमारे सुनने की कैपेसिटी को सही बनाते हैं और जिनमें हम सुनकर कुछ सीखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो सीखने का काम होता है वो सुनकर किया जाता है। जैसे ही आप गाना गाना सीख रहे हो, तो आप क्या करोगे, मोबाइल में गाना चलाओगे, एयरफोन लगाओगे, फिर उसके माध्यम से सीखने की कोशिश करोगे। या फिर आपने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको केवल एयरफोन में लगाया और गाने की तरह चल रहा है, फिर उससे सीख रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि जो सीखने का काम होता है वो केवल श्रव्य सहायक साधनों के द्वारा किया जाता है, केवल सुनने के साधनों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सेम होता है दृश्य सहायक सामग्री में। दृश्य में क्या होता है, इसमें कुछ भी आपको सीखना है, कुछ भी नया सीखना है, कुछ पुराना सीखना है, कुछ समझना है, तो उसमें क्या होगा, आप दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हो यहाँ पर। मतलब जैसे ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, या फिर कोई डायग्राम बना हुआ है, जैसे कोई लेडीज़ की फ़ोटो बनी हुई है, वो सिर पर एक मटका लेके हुए बैठी खड़ी हुई है, और पीछे क्या है, बहुत सारी दूर तक मरुस्थलीय क्षेत्र है। जैसे एक बार इमेज करो, बहुत सारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, मिट्टी के टीले बने हुए हैं, और एक लेडीज है जो मारवाड़ी सा तरीके की एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ऊपर सिर पर मटका रखा हुआ है। तो हम उससे डायरेक्ट सीख जाते हैं कि भाई ये लेडीज है जो पानी लेने के लिए जा रही है, और पीछे मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर आसपास पानी नहीं है। तो उस जो वो फ़ोटो थी उसने कुछ नहीं बोला हमें, केवल में हमें फ़ोटो दिख रही थी, और उस फ़ोटो से हमने क्या कर लिया, पूरा पूरा अनुमान लगा लिया हमने उससे, जो उसकी रियलिटी थी उसको हमने समझ लिया। इसी तरीके से और बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं जिनके द्वारा हम रियलिटी में सीख सकते हैं। ठीक है। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है, इसमें ये दोनों सहायक सामग्री शामिल होती है, श्रव्य भी शामिल होती है और दृश्य भी शामिल होती है। इसमें मतलब जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो अब, ठीक है, तो इसमें आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो, और इसमें जो ये कुछ लिखा हुआ है ये भी देख रहे हो। तो आप इसमें दोनों चीज़ों से सीख रहे हो। तो ये क्या है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। जैसे आप मेरी दोनों आवाज़ भी सुन रहे हो मेरी यहाँ पर, और ये शब्द लिखे हुए शब्द भी देख रहे हो। तो ये तो कौन सी हो गई, जो अब प्रेजेंट टाइम में आप फॉलो कर रहे हो, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। यदि मैं कुछ टाइम के लिए बिल्कुल बोलना बंद कर दूं और केवल आपको ये डिस्प्ले दिखे, और मैं बिना बोले हुए ऐसे लाइन कर करके पढ़ाऊँ आपको कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, बोलूँगा नहीं, केवल लाइन खींचता जाऊँगा ऐसे, तो वो क्या हो गई, दृश्य सहायक सामग्री हो गई। दूसरी, यदि मैं ऐसे वीडियो ना बनाऊं और उसमें मैं आपको क्या करूं, रिकॉर्डिंग करके और फिर भेज दूं। जैसे यदि आप में से कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हो, तो वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूं। तो वो क्या करता हूं, मैं श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करता हूं। ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में पूछता है वो कि निम्नलिखित में से कौन से दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण नहीं है, कौन सा श्रव्य साधन का उदाहरण नहीं है, कौन सा दृश्य साधन का उदाहरण नहीं है। तो इस तरीके से पूछता है। तो यहाँ पर हमें इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, और मोस्टली एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो हमें ऑलरेडी याद है। ठीक है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं दृश्य सहायक सामग्री की। ठीक है। श्यामपट, श्यामपट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, कुछ भी हो सकता है,
जो हम प्राचीन समय में जब स्कूलों में पढ़ते थे वहाँ पर होता था, अभी भी स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो क्या होता है, बोर्ड होता है। यदि ये सिस्टम नहीं होता तो मैं कहाँ पर पढ़ा था, बोर्ड पर पढ़ा था। तो वहाँ क्या होता है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड। अब उसमें क्या होता है, वो दृश्य सहायक सामग्री क्यों है, देखो इसमें दो सिचुएशन है। जो ब्लैक बोर्ड है इसको श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री भी माना जाता है और इसको दृश्य सहायक सामग्री भी माना जाता है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है ब्लैक बोर्ड पर, एक तो वो बोल बोल के पढ़ा रहा है, लिखता भी जा रहा है, बोलता भी जा रहा है, लिखता भी जा रहा है, बोलता भी जा रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में तो क्या हुआ, वो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री हो गई। और यदि शिक्षक एक पिकॉक का या मोर का चित्र बनाया, ठीक है, और उसको छोड़ दिया ऐसे मोर का चित्र बना के, और अब पूछा कि ये डायग्राम किसका है, तो हम डायरेक्ट पहचान गए भाई ये मोर का डायग्राम है। तो यहाँ से भी हमने कुछ सीखा है। तो इस आधार पर इसको क्या बोलते हैं, दृश्य सहायक सामग्री भी बोलते हैं। तो जो ब्लैक बोर्ड है वो दृश्य श्रव्य और दृश्य दोनों सहायक सामग्रियों में शामिल होता है। और यदि सिचुएशन ऐसी आ जाए कि वहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल हों तो उस स्थिति में आपको सही करना होगा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है। इसके बाद होता है बुलेटिन बोर्ड। देखो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड में होता है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम क्या करते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं तो बुलेटिन बोर्ड लगा होता है जहाँ पर हमें नोटिस चिपका दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा कि भाई आपकी किसी की फीस बाकी हो तो वो जमा करा दो। कोई भी नोटिस होता है यूनिवर्सिटी का वो सारा का सारा बुलेटिन बोर्ड पर लगा होता है, ठीक है। फ्लेनिल बोर्ड ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। मानचित्र होता है, भारत का मानचित्र, राजस्थान का मानचित्र, विश्व का मानचित्र। ग्लोब भी आप सब जानते हो, ग्लोब के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। चित्र, किसी भी चित्र से हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं चित्र से भी। सपोज डैट एक लड़का लड़की की फ़ोटो बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है, और वो एक दूसरे की साइड देख रहे हैं बिल्कुल प्यार से, तो हम क्या सीख सकते हैं यहाँ से कि ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। यदि दोनों आपस में अपोजिट साइड में मुँह करके खड़े हैं तो हम क्या सोचेंगे कि भाई दोनों में थोड़ी भैंस चल रही है, दोनों आपस में एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो चित्र के द्वारा सीखना मतलब आपको डायरेक्ट केवल एक इमेज दिखाई जा रही है और उसके द्वारा आपको सीखना है, उसका रियलिटी के बारे में पता चलाना है। रेखा चित्र भी वही होता है, वहाँ पर एक डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। कार्टून दिखा के सिखाना, जैसे मैंने एक अलमारी का डायग्राम दिखा दिया आपको और उसमें मैंने अलमारी को खोल के दिखा दिया, यहाँ पर ये सामान, यहाँ पर ये सामान, यहाँ पर ये सामान, यहाँ पर ये सामान, और मैंने बता दिया भाई इसके बारे में बताओ, तो आप सब कुछ बता दो सर ये अलमारी है, इसमें यहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ पर कोई सामान है, यहाँ पर कोई सामान है, ठीक है। मॉडल भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है। पोस्टर भी, स्लाइड आप जानते हो, स्लाइड के द्वारा पढ़ाना, जैसे ये स्लाइड चल रही है एक तरीके से, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, जैसे ये एक पेज चल रहा है, फिर दूसरा पेज आ जाएगा, फिर तीसरा पेज आ जाएगा, तो ये क्या स्लाइड है। फिल्म स्ट्रिप, कोई भी फिल्म स्ट्रिप, जैसे कोई भी आपको मूवी का, जैसे जब मूवी रिलीज होती है तो उससे पहले क्या होते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं। तो उस पोस्टर में क्या होता है, इस तरीके से पोस्टर होते हैं, ऊपर मूवी का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर एक मूवी का चित्र बना के रखते हैं। वो कोई भी उसमें एक्टर भी होता है, उसमें जो विलन का रोल निभाता है वो भी होता है, और यहाँ पर रिलीज डेट लिख देते हैं। अब इस डायग्राम से हम सब कुछ समझ जाते हैं कि भाई मूवी का नाम ये है, इसमें ये हीरो शामिल है और ये इतनी तारीख को रिलीज होगी। और वो जो फ़ोटो लगाई जाती है हीरो की, तो वो भी इस तरीके से लगाई जाती है कि उस फ़ोटो को देखकर हम थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये फ़ोटो, ये जो मूवी है वो लव बेस पर है या फिर थोड़ा फाइट बेस पर है या किस बेस पर है। तो उस फ़ोटो से हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। इसके अलावा वास्तविक वस्तुएं जैसे मैं आपको अब मार्कर दिखाऊं, कोई भी पेन दिखाऊं या कोई भी चित्र दिखाऊं। प्रारूप और नमूने दिखाकर सिखाना। चार्ट, ग्राफ बना के, चार्ट बना के सिखाना। जैसे ग्राफ चार्ट के बारे में जानते होंगे ना आप, इस तरीके से, जैसे ये मैंने बता दिया आपको कि भाई यहाँ पर तापमान है, ठीक है, यहाँ पर वर्षा है, और ऐसे लाइन खींच दी मैंने, तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि सर बरसात का जो तापमान का रेशियो वो तो गिर रहा है और बरसात का रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सीखना। उसके अलावा होता है, उसके बाद बात करें फ्लैश कार्ड। देखो फ्लैश कार्ड क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक टेबल दे दी कि भाई ये एक टेबल है और इसमें 30 देशों के नाम हैं,
ठीक है। और उनका मैंने आगे जनसंख्या दे दी कि भाई इन इन देशों में इतनी इतनी जनसंख्या है, यहाँ पर इतना इतना जनसंख्या घनत्व है, यहाँ की जनजातियाँ ये जनजातियाँ निवास करती हैं, यहाँ की ये भाषाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका ये राष्ट्रीय फूल है। और इस टेबल को मैंने दे दिया कि भाई आपको ये याद करनी है। तो इस टेबल को या तो मैं आपको एक बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से दूं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से। और एक यदि मैं इसी टेबल को एक सिस्टमेटिक ढंग से दूं, एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से दूं, या तो एक घटते क्रम में दे दूं, बढ़ते क्रम में दे दूं, या महाद्वीपों के हिसाब से दे दूं, तो क्या होगा, इस टेबल को आप ज़्यादा बेस्ट तरीके से याद कर पाएंगे। तो जो फ्लैश कार्ड होता है, फ्लैश कार्ड में का उपयोग किस में किया जाता है कि कोई भी टेबल है, कोई भी डाउट वाली चीज़ है, कोई भी चीज़ या कोई भी टेबल, उसको एक व्यवस्थित तरीके से याद करने के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड होता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चल रहे हैं। छाया चित्र, डायग्राम होता है। मुख्य फिल्म, जैसे आपने सबसे पहली फिल्म आई थी आलमारा, चार्ली चैम्पियन की, उसमें वो एक भी शब्द नहीं बोलता, मतलब उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, केवल हमें दिखता है वो, और उससे हम सब कुछ समझ जाते हैं। ज़बरदस्त तरीके से हंसते भी हम, वो एक भी शब्द यूज नहीं करता, लेकिन जब हम उस मूवी को देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हंसते हैं, बहुत मज़ा आता है उसमें, ठीक है। तो वो मुख्य फिल्म है कि उसमें शब्दों का भी यूज नहीं हुआ, केवल हमें दृश्य दिखाया जा रहा है, और वो भी बहुत गजब तरीके से। चित्र विस्तार यंत्र, चित्रों को फैला फैला के दिखाना। जादुई लालटन, जैसे जादू दिखाते हैं। अब जैसे किसी ने चिड़िया बनाई, किसी ने बतख बनाया, किसी ने फ्लावर बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, तो वो बोलते नहीं है जब वो बना रहा है। जैसे कबूतर बनाया तो वो कबूतर बोलेगा नहीं, लेकिन हमें बहुत हंसी आएगी जब एक कागज़ से कबूतर बनेगा। एक सिक्का है, वो 100 रुपये में बदल जाएगा, 200 रुपये में बदल जाएगा। तो जो जादू दिखाते हैं वो भी इसी में आते हैं, किसमें, दृश्य में आते हैं। इसके बाद आता है श्रव्य सहायक सामग्री। यहाँ पर क्या होता है, सुनने का काम किया जाता है। जैसे मौखिक उपकरण, कोई भी मौखिक उपकरण हो सकता है जिसको बोलने के लिए यूज करते हैं। रेडियो हो सकता है, टैप रिकॉर्डर हो सकता है, ग्रामाफोन हो सकता है, लिंगवाफोन हो सकता है। देखो टैप रिकॉर्डर क्या होता है, रेडियो तो समझते होंगे आप, रेडियो क्या होता है, सब सुनते हैं पहले। आजकल तो रेडियो फिर भी कम हो गए, वरना आपके यदि दादाजी परदादा और उनको मैच सुनने का शौक हो तो उनके पास रेडियो रखा होता था, उसमें एंटीना लगा होता था, उसको ऊपर खींचना फिर चलाना। टैप रिकॉर्डर क्या होता है, ये ध्वनि को रिकॉर्ड करता है पहले, और उसके बाद उसको सुनाने का काम करता है। जैसे आप कहीं गए और आप, जैसे उसको छोड़ो, आपने जैसे सपोज डेट किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो आप, ठीक है, और आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है, तो आप क्या करते हो, फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हो, फिर कुछ टाइम बाद उसको आप सुन लेते हो। तो वो क्या करें, हम टैप रिकॉर्ड का यूज़ करें एक तरीके से। तो कोई भी ध्वनि को रिकॉर्ड करना और उसको फिर बाद में सुनना, ठीक है। ग्रामाफोन और लिंगवाफोन, ये दोनों बिल्कुल सेम प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों का प्रयोग किस में किया जाता है, आजकल तो नहीं किया जाता इनका उपयोग। पहले प्राचीन समय में क्या किया जाता था कि शब्दों का उच्चारण करने में प्रॉब्लम आती थी, स्पेशली इंग्लिश के शब्दों को उच्चारण करने में, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया जाता था, इंग्लिश शब्दों का उच्चारण को सही करने के लिए, कोई भी शब्द हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, तो उच्चारण को शुद्ध करने के लिए ग्रामाफोन या लिंग्वाफोन का यूज किया जाता था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उसको ध्यान से सुना जाता है, फिर जहाँ जहाँ पर मिस्टेक होता है वहाँ पर वो भी बता देता है कि भाई यहाँ पर ये मिस्टेक, यहाँ पर ये मिस्टेक, ठीक है। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यहाँ पर देखना सुनना दोनों एक साथ होता है। जैसे वीडियो कॉल करना, वीडियो कॉल में आप उसका फेस भी देख रहे हो, उसकी आवाज़ भी सुन रहे हो। यहाँ पर अब तो मैं खैर अपना फेस नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पर भी दृश्य श्रव्य दोनों तरीके से हो रहा है। आप इन शब्दों को भी देख रहे हो, ये लाइन खींच रहा हूँ, इनको भी देख रहे हो, मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों होते हैं। तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री में क्या होता है, चलचित्र नाटक होते हैं, कोई भी नाटक चल रहा है, कठपुतलियाँ होती हैं, टेलीविज़न होता है, वीडियो टैप होता है, दूरदर्शन होता है, समाचार संबंधी फिल्म होता है, फिल्म प्रोजेक्टर होता है, टीवी होता है, कंप्यूटर होता है, मल्टीमीडिया होता है, सिनेमा होता है, वीडियो कॉलिंग होता है, और इंटरेक्टिव वीडियो होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। इनके बारे में मोस्टली सभी के बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर
जो शिक्षण सहायक सामग्री थी उसको तकनीकी के आधार पर, किसके आधार पर, तकनीकी के आधार पर, यहाँ पर ये लिखना भूल गया मैं, तो ये लिख लो आप कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार किसके आधार पर, तकनीकी के आधार पर। तो इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम केवल मतलब छू नहीं सकते, जिनको हम जैसे फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर है, उनको हम ना तो टच कर सकते ना उनको हम देख सकते, लेकिन वो काम कर रहे हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोन के अंदर जैसे कोई भी चित्र बना हुआ है, कोई ग्राफ है, कोई चार्ट है, कोई पुस्तक है, कोई मानचित्र है, तो ये सॉफ्टवेयर में शामिल होते हैं। इनको आप सॉफ्टवेयर में बना सकते हो, अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर इनका कहने का मतलब है, आप जैसे सोच रहे होंगे कि सर बुक को तो हम उठा भी सकते हैं, चार्ट को भी हम उठा सकते हैं, ग्राफ को भी हम उठा सकते हैं, चित्र को भी हम उठा सकते हैं, मानचित्र को भी हम उठा सकते हैं। भाई डायरेक्टली यहाँ पर ये समझो कि जैसे ये कोई मानचित्र है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, भारत का मानचित्र बना हुआ है, ठीक है। तो आप उस भारत के मानचित्र को देख सकते हो, लेकिन उसको बिल्कुल जो ओरिजिनलिटी है उसी के हिसाब से नहीं देख सकते, ठीक है। दूसरी बात, आप इनकी क्या कर सकते हो, मानचित्र की कॉपी अपने सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो, अपने किसी भी लैपटॉप में डाल सकते हो, किसी में भी डाल सकते हो, चार्ट को भी, पुस्तक को भी, ग्राफ को भी, चित्र को भी, इनकी आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ बनाकर अपने फ़ोन में भी डाल सकते हो, अपने लैपटॉप में भी डाल सकते हो, कहीं पर भी डाल सकते हो इनको पीडीएफ बनाकर रिकॉर्ड करके। तो ये क्या कर सकते हैं, इनको हम सॉफ्टवेयर में सेव कर सकते हैं। हार्डवेयर आ जाते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, रिकॉर्डर है, प्लेयर है, एपिडोस्कोप है, प्रोजेक्टर है। ये शिक्षण सहायक सामग्री वो हैं जो क्या है, हार्डवेयर है। उसके आगे बात की जाए, देखो ये मैंने इन सभी का अर्थ भी बता दिया। ग्रामाफोन, लिंग्वाफोन क्या होता है, टैप रिकॉर्डर क्या होता है, इंटरेक्टिव वीडियो अभी इसके बारे में मैंने नहीं बताया। ये क्या होता है, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, उसकी जो थंबनेल होती है वो कुछ अलग होती है, वीडियो में कुछ अलग होता है। वो क्या कर रहा है, हमें उस थंबनेल के द्वारा हमें आकर्षित कर रहा है। सपोज डैट मैं यहीं पर डाल दूँ इसकी थंबनेल कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, इस क्वेश्चन का किसी को बाप नहीं रोक सकता, तो आप क्या सोचोगे कि यार ये पता नहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये पेपर में आ जाए, तो आप क्या करोगे, तुरंत उसको देखोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पर, उस स्थिति में एक इंटरेक्टिव वीडियो के लिए काम कर रहा हूँ वहाँ पर। मतलब आपको मैं आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कैसे भी कुछ भी करके मैं आपको अपनी ओर आकर्षित करूँ। तो जब इस तरीके के वीडियोज़ होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरेक्टिव वीडियोज़ होते हैं। बुलेटिन बोर्ड, इसको सूचना बोर्ड भी कहते हैं। ये सारी बातें मैंने पहले बता दी। फ्लैश कार्ड, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब देखो थोड़ी थोड़ी बातें और ध्यान रख लो। जो श्रव्य साधन होता है उसमें श्रवणेंद्रिय के द्वारा किया जाता है। ये देखो हमारे शरीर में 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, श्रवणेंद्रियां होती हैं। तो जैसे 5 होती है, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और आँख, ठीक है। तो ये टोटल 5 होती हैं। तो जो श्रव्य साधन होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कानों का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ी ना होता है कि चलो आँखों को नाकों के द्वारा सुन रहे हो आप, केवल कानों के द्वारा सुना जाता है। तो इसमें क्या होता है, श्रवणेंद्रिय या कानों का प्रयोग किया जाता है। श्रोता की काल्पनिक शक्ति को उद्दीपित किया जाता है। उद्दीपित का मतलब होता है बढ़ावा देना या प्रज्वलित करना, प्रज्वलित करना या बढ़ावा देना, ठीक है। तो जब आप हर चीज़ सुनते सुनते रहोगे तो आपका क्या होगा, उससे आपकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगी कि कौन सी बात ज़्यादा ध्यान से सुनने की है, कौन सी बात कम ध्यान से सुनने की है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। श्रव्य साधन क्या होता है, इसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। दृश्य इंद्रियाँ कौन सी है, जो देखती हैं, जैसे आँख है, आँख हमारी क्या करती है, देखने का काम करती है। उसके बाद श्रव्य दृश्य साधन, इसमें दृश्य इंद्रियाँ और श्रव्य इंद्रियाँ दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखने और सुनने दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब आप अब प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, अपने कानों का भी प्रयोग कर रहे हो और अपनी आँखों का भी प्रयोग कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग कर रहे हो, ठीक है। यदि आप कानों को बंद कर लो, सुनो मत,
और केवल आपको दिखना है, तो मतलब आप दृश्य साधनों का उपयोग कर रहे हो। यदि आप आंखों को बंद कर लो, देखना बंद कर लो, केवल सुन रहे हो, तो आप श्रव्य साधनों का प्रयोग कर रहे हो। और इस स्थिति में क्या कर रहे हो, आप दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के साधनों का यूज कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ बातें हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, कि भाई कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे शिक्षण सहायक सामग्री है उसके चयन को प्रभावित करते हैं, तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग सभी स्थितियों में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो अपने सीधे देसी शब्दों में सुनो। आप एयरफोन लगाते हो, क्यों लगाते हो? आप डायरेक्टली भी तो गाने सुन सकते हो विदाउट एयरफोन भी। हम एयरफोन क्यों लगाते हैं? कि जो हम गाना सुन रहे हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर तरीके से सुनाई दे, बिल्कुल भी किसी तरीके की आवाज़ में रुकावट ना हो, और बिल्कुल हमें बिल्कुल क्लियर तरीके से सुनाई दे। पढ़ाते टाइम माइक का यूज क्यों करते हैं? उसका भी कारण ये होता है कि जो आगे कैंडिडेट सुन रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनाई दे, बिल्कुल मोटी आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, तो हम जो भी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं? उस स्थिति को या उस कार्य को प्रभावी बनाने के लिए। किसके लिए? प्रभावी बनाने के लिए। कुछ आप जैसे यूट्यूब जियो के फ़ोन में भी चला के देख सकते हो। इस वीडियो के तो जियो के फ़ोन में चला के देखो, वहाँ पर बिल्कुल छोटा सा डिस्प्ले इतने में दिखाई देगा। फिर आप इसमें चला के देखो, ओप्पो वगैरह वीवो वगैरह कोई सा भी है उसमें इतना दिखाई देगा। फिर आप इसको लैपटॉप में चला के देखो, लैपटॉप में इसकी डिस्प्ले क्या होगी, और भी बड़ी हो जाएगी, तो उसमें आपको और भी सही ढंग से दिखाई देगा। तो हम इन एड्स का यूज क्यों करते हैं? इसकी प्रभावशीलता की, कि कौन सी चीज़ की कहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है और वो उस काम को कितना प्रभावी कर सकता है। ठीक है, कितना बेस्ट कर सकता है। उसके बाद अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहलू महत्वपूर्ण है। किसके लिए? अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए। पहला, उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना। दूसरा, चयनित सहायक सामग्री का उपयुक्त संयोजन करना। तीसरा, उचित क्रम में सहायक सामग्री का उपयोग करना। मतलब आप का जो परिणाम है, मतलब आप कोई भी एड्स का यूज कर रहे हो, कोई भी सहायक सामग्री का यूज कर रहे हो और उसका आप बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हो, तो बेस्ट रिजल्ट कब मिलेगा आपको? पहली स्थिति, जब आप एक उपयुक्त सहायक सामग्री का उपयोग करोगे, मतलब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है बिल्कुल उसी का चयन करोगे आप, और उसमें भी बेस्ट का। दूसरा, चयनित सहायक सामग्री का उपयुक्त संयोजन। आप जो सामग्री ले रहे हो, जो सामग्री चयनित कर रहे हो आप, उसका भी क्या करोगे? आप एक सही ढंग से यूज करोगे। उचित क्रम में सहायक सामग्री का उपयोग। ठीक है, तो अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए ये तीन महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें क्वेश्चन अभी तक यदि शुरू से लेकर अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर यहीं से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य सहायक सामग्री है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। मतलब जो टीचिंग एड्स है वहीं से क्वेश्चन पहुँचता है, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है, ये जो आगे मैं अब ये पढ़ा रहा हूँ, ये तो हमें पहले ऑलरेडी पता है, तो एग्जामिनर को पता है कि सिंपल सिंपल चीज़ें सभी को आती हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन तो केवल उन ऐड से बनता है, तो उनको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, इनमें याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये ऐसा चैप्टर है जिसको एक बार वीडियो देख लोगे उसके बाद दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी हमारे साथ बिल्कुल रियलिटी में होता है यहाँ पर। ठीक है, शिक्षार्थियों का निम्नलिखित कारकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। शिक्षार्थी का स्वभाव, यदि आप दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हो, दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हो या फिर श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हो, तो ये जो तीनों प्रकार की सामग्री है इनका उपयोग करके आप क्या कर सकते हो? पहली बात, शिक्षार्थियों का स्वभाव, शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षण के उद्देश्य, विषय वस्तु का स्वभाव, सहायक सामग्री की उपलब्धता, अपेक्षित मूल्य, ये सब कुछ इनसे प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास का द एंड होता है। कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, और इस वीडियो को बस एक बार तुरंत और देख लो, उसके बाद इस वीडियो को बिल्कुल आप ब्लॉक कर दो कि भाई हमें ये वीडियो कभी नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ से जो ये मैं बता रहा हूँ कि जो एड्स हैं
वहीं से क्वेश्चन बनता है, तो उनको आप एक दो बार देख लोगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। मोस्टली चीज़ों के बारे में तो आपको पता होगा ऑलरेडी, एक दो ऐसे एड्स होंगे जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है या जिनकी स्थिति में आप कन्फ्यूज हो, तो वो आपका कन्फ्यूज यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय। कल की क्लास में हम मूल्यांकन पढ़ेंगे और मूल्यांकन मैं लाइव आके पढ़ाऊँगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है और वहाँ से मैं बताऊंगा भी क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। बिल्कुल उसी वे में उसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल 100%। और एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा वहाँ से, क्योंकि यदि शुरू से लेकर अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए, अब की बार 15 शिफ्ट हुई थी, जितनी भी शिफ्ट हुई थी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था मूल्यांकन से। तो वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल समझाते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए, बाय।